स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन शील्डिंग पार्ट 2 के बारे में। इसका बहुत जोर से डिमांड किया गया था, तो इसे हम पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन समझिए, इसका चार्ज जो है वो ज़ीरो है। इसको कोई लेना देना है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये ज़ीरो है, ये चिल है, इट्स लाइक इट डज़ नॉट केयर, चिल है। और इसका मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। और ये टेक्निकली अगर आप जानना चाहेंगे तो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। तो वही समझिए। अब रहा बात कि क्या होगा अगर न्यूट्रॉन बस लॉल हो गया, मतलब न्यूट्रॉन बस निकल गया, किसी चीज़ से न्यूट्रॉन अगर निकल जाता है तो उसका क्या होता है। वो स्थिर नहीं है, वो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर बम बम, न्यूक्लियस से बाहर निकला वो बम बम नहीं रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बाहर निकल गया, कोई भी एटम से न्यूट्रॉन सीधा सीधा खुला बाहर निकला, तो वो 887 सेकंड के बाद साफ हो जाएगा। यानी कि अराउंड 14 मिनट 47 सेकंड का ही उसके पास स्पैन रहता है। अब इसके बाद होगा क्या, वो न्यूट्रॉन है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो उसका होगा क्यों, क्योंकि मास इज एनर्जी, क्योंकि ई इक्वल टाइम सी स्क्वायर, तो उसमें कुछ तो मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, वो कहाँ गया। तो होता यह है कि वो प्रोटॉन में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन में बदलेगा और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाएगा। मतलब स्टेबल स्टेट उसका नहीं है। न्यूट्रॉन जो निकल रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए कि वो 15 मिनट के अंदर साफ हो जाता है और वो बदल जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि इसमें रोकने का मतलब कि न्यूट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन किससे इंटरेक्ट करे, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। हम लोग कोई भी एटम देखते हैं तो उसमें आप सबसे बड़ा क्या होता है, एटॉमिक ये मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब पूरा एटम 99.99% खाली है, तो है क्या उस जगह पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो पूरा उससे आर पार जा सकता है। इट्स लाइक आई डोंट केयर, है ही नहीं, बोले चार्ज नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बस लॉल करके निकल सकता है। इसीलिए देखिए अल्फा रोकना काफ़ी आसान है, काफ़ी, वो तो पूरा एक न्यूक्लियस है, तो उसको रोकना बहुत आसान है, चार्ज है, रोकना आसान है। फिर आप बीटा रे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा अंदर जाता है लेकिन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है, रुक जाता है। गामा रेस फोटोन है, फोटोन एनर्जी पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट का थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो वो भी धीरे धीरे रुक जाता है, थोड़ा ज़्यादा जगह खाता रुक जाता है। न्यूट्रॉन लॉल, न्यूट्रॉन सीधे लॉल कर जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब बोले न्यूट्रल है, कोई टेंशन नहीं है। तो वो सिर्फ न्यूक्लियस से भिड़ सकता है। जहां तक वो न्यूक्लियस में नहीं भिड़ेगा तब तक इसका कुछ नहीं होगा। और हाँ, न्यूक्लियस में भिड़ने के बाद जरूरी नहीं है कि रिएक्शन करे। कई बार वो न्यूक्लियस में फिजिकल इंपैक्ट भी दे सकता है, मतलब सीधे टुक नॉक करने जैसा भी कर सकता है। समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए समझिए, न्यूट्रॉन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहेंगे कि जैसे यहाँ एक चीज़ है, मैं इसको शील्ड करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप शील्ड कर पा रहे हो, क्योंकि न्यूट्रॉन के नज़रिए से पूरी दुनिया वैक्यूम है। तो ये हुआ न्यूट्रॉन्स, यानी कि कभी न्यूट्रॉन निकल गया नंगा, मतलब समझिए ना तो उसके साथ प्रोटॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस वो नंगा निकल गया। तो साइड इफेक्ट है, तो वो 15 मिनट के अंदर साफ हो जाएगा और उस 15 मिनट के अंदर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो अब बात करते हैं आता कहाँ से है ये नौटंकी। तो न्यूट्रॉन जो है वो जनरली आपको न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन में निकलेगा। मतलब आप देखिए, हम लोग यूरेनियम लेते हैं, बैम करते हैं, उससे 3 न्यूट्रॉन निकलता है, ये फिर से मतलब समझिए यूरेनियम पे भिड़ता है, फिर से बैम होता है, ये चेन रिएक्शन हो जाता है। सेम आप देख लीजिए, ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम लेते हैं, बैम करते हैं, उसमें हीलियम निकलता है, फिर से न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी ही प्राइमरी सोर्स होता है न्यूट्रॉन का खुला बरसात होने का। मतलब इतनी एनर्जी रहती है कि खुला निकलने लगता है न्यूट्रॉन। अब रहा बात कि इंसान बना सकता है न्यूट्रॉन को बिना न्यूक्लियर हु-हा के, हाँ। हम लोग एक्सेलरेटर बेस्ड न्यूट्रॉन सोर्स भी रखते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर में न्यूट्रॉन बनाया जा सकता है, अगर मान लीजिए मेडिकल रिसर्च के लिए या पार्टिकल स्टडीज़ के लिए, एडवांस स्टडीज़ के लिए बनाया जाता है वैसा। दूसरा, न्यूट्रॉन डिके, जैसे कि अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो न्यूट्रॉन निकल सकता है, हाँ भी, लेकिन वो बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब भी आप रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, जनरली लोग अल्फा बीटा या गामा के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन नहीं निकलता, लेकिन वो इतने रेयर हैं कि उसके बारे में बात करने का सेंस नहीं बनता। मतलब कि अनलेस न्यूट्रॉन स्पेसिफिक सोर्स है, कोई आपको नहीं बोलेगा न्यूट्रॉन रेडिएशन के बारे में, जब तक आप रिएक्टर के पास नहीं हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन 17 में निकलता है, हीलियम 5 में निकलता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल यूज़ है न्यूट्रॉन सोर्स का वो होता है कैलिफोर्नियम 252। अब पहली बात, ये मैन मेड एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम ऐसा उटपटांग है। और दूसरी बात, इसका हाफ लाइफ 2.6 ईयर्स है, मतलब बहुत लंबा चलता नहीं है। और इसका अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे, कैलिफोर्नियम 256, ये इसका जब पकड़ लिए कि ये है, इसका 1 ग्राम को शील्ड करने के लिए 50 टन का ये फ्लास्क बनाना पड़ा था। अल्फा बीटा गामा बहुत आराम से रुकता है, न्यूट्रॉन भाई नहीं, न्यूट्रॉन नहीं रुकता है। बेरिलियम भी आप ले सकते हो, बेरिलियम भी लॉल कर देता है, बेरिलियम 13 से 12 में उतर जाता है और न्यूट्रॉन रिजेक्ट कर देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन ऐसे कॉमनली नहीं होता कि चीज़ है न्यूट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन सब बहुत फास्ट होते हैं। तो जनरली जब तक कुछ यूनिक चीज़ के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, न्यूट्रॉन
इमिशंस के बारे में आपको बात नहीं करें जब तक आप न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं हो। तो हम लोग के लिए न्यूट्रॉन डिके जो है उतना बड़ा समस्या नहीं है जितना बड़ा अल्फा है, बीटा है, गामा है। और यहाँ पे जनरली 2 कैटेगरीज होती हैं न्यूट्रॉन का, जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट और स्लो। स्लो को कई बार थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहा जाता है, यानी कि ये सब जो जा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है और ये बहुत तेज चल सकता है। तो इसकी वेलोसिटी जितनी कम रहती है वो जितना स्लो न्यूट्रॉन के पास है, बहुत फास्ट मतलब अभी रिएक्शन हुआ अभी निकला है तो वो फास्ट की कैटेगरी में आता है। तो डिपेंड करता है, हर सोर्सेज का अलग होगा। उसी की न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो यही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हाँ देखो भाई कैलिफोर्नियम है उसका ये स्टेप्स हो रहे हैं, न्यूट्रॉन फास्ट है कि न्यूट्रॉन स्लो है, जनरली स्लो ही रहता है। और रिएक्टर्स में आपको जनरली फास्ट मिलेगा। जो लोगों ने चेरनोबिल टीवी शो देखा है उनको ये सब बहुत अच्छे से पता होगा। फास्ट क्योंकि उसमें पानी से चिल करना पड़ता है, फास्ट को स्लो करना पड़ता है। ये है सोर्स। अब बात करते हैं इसका डैमेज के बारे में। यहाँ पे समझिए कि ये इसका सबसे खतरनाक बात है कि इसको रोकना इतना मुश्किल जो है कि न्यूट्रॉन जो है डैमेज करता है, मतलब कि वो रुकेगा नहीं शांति से। जैसे अगर आप गामा रेज है क्या एंड में, वो फोटोन है, एनर्जी पैकेट है। आप बहुत बम बम जैसे 2 मीटर मोटा आप लेड का शील्ड लगा दीजिए, रुक ही जाएगा वो। मतलब बहुत ज़्यादा गामा रे बर्स्ट हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल गामा रेज का कोई सोर्स है आप अच्छा से रोक सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो बोलता है ना जी ना, हम नहीं रुकेंगे। ये चीज़ों को फंडामेंटल लेवल पे बदलता है। चाहे वो आप ज़ूम आउट करके देखें कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेटल है, क्रिस्टल लैटिस है, उस लेवल पे भी चेंज करता है। और अंदर घुस जाइए एटम के, उसके अंदर भी वो चेंजेस करता है। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है। जैसे हम लोग होता है ये सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, मेटल देखते हो, कुछ भी है क्या, वो लैटिस है एटम्स का। न्यूट्रॉन इतना ज़्यादा पावर रखता है कि वो ठोक के एटम्स को निकाल सकता है। जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के तौर पर निकाल, डिस्प्लेस कर देगा, एटम हटा देगा। मतलब आपका टंगस्टन है, बम बम है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, वो घुसेगा और तोड़ के निकाल देगा अंदर से। मतलब पीस नहीं निकलेगा लेकिन एटम डिस्प्लेस हो जाएगा। जिसे नापने के लिए एक मेट्रिक है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर एटम, डीपीए, डिटेल वीडियो नीचे दिया हुआ है। और ये तो हो गया फिजिकल डैमेज। क्या होगा अगर वो न्यूक्लियस के अंदर घुस गया? अब न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो एक दूसरा समस्या हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। यहाँ पे वो एलिमेंट ही बदल देगा। इट्स लाइक लॉल। अब यहाँ पे समझिए आपके पास 2 चीज़ का मिक्स होगा। ये 2 चीज़ होंगे, कैसे कैसे होते हैं वो अलग अलग है। मिक्सिंग में क्या आता है? सबसे पहला हो सकता है कि सेफ और स्टेबल। सेफ और स्टेबल का क्या मतलब? जैसे आपका कार्बन 12 था, उसमें न्यूट्रॉन घुस गया, कार्बन 13 बना, कोई टेंशन नहीं है, ना तो वो रेडियो एक्टिव है ना तो वो अनस्टेबल है। आपको सेफ और स्टेबल मिल गया, आप खुश। आप आयरन को ले सकते हैं, आयरन में भी होगा, आयरन 56 से लेकर 57 हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो स्टेबल ही रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है चेंज हो, ये सेफ रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर कार्बन 14 के ऊपर आप जाते हैं तो अनस्टेबल स्टेट में जाने लगता है, उसके बाद वो नाइट्रोजन में बदल जाएगा। नाइट्रोजन सेफ रहेगा लेकिन आपका मटेरियल स्टेबल नहीं है। अब आपने कार्बन का कोई स्ट्रक्चर था वो गैस में बदल गया, तो ये समझना ज़रूरी है कि सेफ है लेकिन चेंज हो गया है। दूसरा है रेडियो एक्टिव है लेकिन स्टेबल है। जैसे कि अगर आप निकल लेते हैं, निकल को 58 है और उसमें एक न्यूट्रॉन आपने ठूस दिया, एक लेके ठूस दिया, वो 59 निकल हो जाएगा। अब वो अनस्टेबल है लेकिन निकल का निकल ही है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो स्टेबल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है, हमारे निकल का कोई वायर है, वो निकल का ही वायर रहेगा, टेंशन नहीं है। लेकिन वो रेडियो एक्टिव हो गया, मतलब पहले कोई टेंशन नहीं था, अब वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो यही सबका मिक्स होगा कि कुछ ना कुछ बदलेगा। जैसे आप आयरन लीजिए, चिल मारेगा, कार्बन है एक स्टेप तक चिल मारता है, मतलब C12 से C13 तक चिल है, C13 से 14 में चिल नहीं है, वो रेडियो एक्टिव हो गया। C14 से और पुश किए, 15 चला गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस में बदल सकता है उसका, जनरली नाइट्रोजन में। वहीं पे बहुत सारे और चीज़ें जिसमें वो भिड़ा, जैसे निकल में वो सीधा रेडियो एक्टिव बन जाएगा। और ये इसका हाफ लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, 75,000 साल। आप लोग सुनते हो ना कि एटॉमिक बैटरी बनाएंगे जो 10,000 साल चलेगा, जनरली निकल ही यूज़ करते हैं। फिर आपका कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट में 59 है, उसमें आप ठूस दिए, 60 कर दिए, वो भी अनस्टेबल हो गया। थैंकफुली वो सिर्फ आपको रेडिएट करता रहेगा, 5.27 हाफ लाइफ तक रेडियो एक्टिव है। फिर आप कॉपर लेते हैं, कॉपर में आप ठूस देते हैं तो वो हो जाता है 63 से 64 हो जाता है। और इसका अनस्टेबल लाइफ स्टाइल, ये थोड़ा सा चिल है, ये 12 घंटा बाद आपको चिल कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रॉन को बस आप ऐसे पढ़ नहीं सकते कि ओ न्यूट्रॉन ने मैंने शील्ड कर दिया, सर उससे हो क्या रहा है? क्योंकि मान लिया आपने कार्बन का पूरा शील्डिंग बनाया था, जो ग्राफाइट रॉड डाले हुए हैं, ग्राफाइट केस है, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि शुरू में क्या होगा, C12 मोस्ट लाइकली C12 से C13 में होगा, उसके बाद 13 से 14 वो रेडियो एक्टिव, 14 से ऊपर गया, अब आप फिजिकल स्ट्रक्चर डिसॉल्व कर सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रॉन बहुत बुरा है डैमेज के मामले में, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है स्टॉप करना। और अगर रिएक्टर की अगर बात करें, उसमें इतनी एनर्जी रहती है, वो तोड़ सकता है चीज़ों को, मतलब, और इसे मैग्नेटिक फील्ड से रोका नहीं जा सकता। वो बोल रहे हैं न्यूट्रल है, चिल है, इट्स लाइक आई डोंट केयर मैन, इट्स जस्ट लाइक बैम,
बर्बाद कर देता है। और ये सब तो कुछ ही एग्जांपल है, ऑलमोस्ट हर पीरियोडिक टेबल पे आपको देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट का क्या होता है, इसके साथ क्या होता है। और हर एलिमेंट का 4-5 स्टेप्स होते हैं बाय द वे। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कार्बन का, आप ये देखकर सोच लो कार्बन खुश, ना नहीं ना, कार्बन 13 के ऊपर भी जाता है। हाँ, अब उसका रेट कम हो जाएगा, मतलब अगर C12 आपका 100% था, तो थोड़े से उसमें C13 होंगे, फिर थोड़े से उसमें C13 में से C14 होंगे, ये बात सही है। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक, जैसे रिएक्टर आपने 50 साल पहले चालू किया था, 50 साल बाद आप उसे हटाओगे, वो कार्बन ब्लॉक इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा, उससे सीरियसली ट्रीट करना पड़ेगा। तो यही समझते हैं, न्यूट्रॉन डैमेज बहुत सीरियस बात है और रोक पाना मतलब बीच हवा में आप रोक नहीं सकते। जैसा कि अल्फा और बीटा को रोक सकते हैं क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाएगा, वैसा इसके साथ कर नहीं सकते। तो यही मेन समस्या है। अब बात करते हैं शील्डिंग का। तो शील्डिंग में वही समझिए कि इसको ब्लॉक करना वैसा नहीं है कि बस मैंने ब्लॉक कर दिया चिल हो गए, ऐसे नहीं चलता है। जैसे आपका अल्फा हो जाए ऑलमोस्ट आप चिल हो सकते हो, बीटा हो जाए ऑलमोस्ट चिल मार सकते हो, गामा हो जाए, गामा थोड़ा सा परेशानी करता है, लेकिन वो भी अगर आप काफ़ी थिक मटेरियल रखते हो रुक जाता है। न्यूट्रॉन में प्रॉब्लम है क्योंकि न्यूट्रॉन दूसरी चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है या तोड़ रहा है, आपको समझना पड़ेगा उससे सेकेंडरी चीज़ तो ना निकलने लगे, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बोले कि आपको स्टडी करना होगा कि हर चीज़, जैसे खासतौर पर जैसे नासा बना रहा है कि भैया हम डीप स्पेस में जाएंगे और सेफ रखना चाहते हैं। अपोलो प्रोजेक्ट वाला नहीं है कि बस भेज दो, बस किसी तरह के बच के आ जाना चाहिए। अब वो है कि नहीं, जाएंगे तो लॉन्ग टर्म सेफ रहना चाहिए। तो उनको शील्डिंग जो बनानी होगी वो ये देखना होगा चार्ज पार्टिकल जो डीप स्पेस में है वो भिड़ रहा है, उससे क्या न्यूट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उस पर कॉस्मिक रे भिड़ता है वो न्यूट्रॉन इजेक्ट कर देगा। अब वो न्यूट्रॉन का क्या हुआ, समझ रहे हैं? ये सब पूरी स्टडी करनी होती है। न्यूट्रॉन शील्डिंग सबसे मुश्किल इसीलिए है। तो ये आपको पूरा पाइपलाइन पता होना चाहिए सर, मेरा ये शिप है, शिप का ये शील्डिंग है, शील्डिंग में ये चीज़ लगा, हर चीज़ इस पे भिड़ने पे क्या होगा, इस पे भिड़ने पे क्या होगा, इस पे भिड़ने पे क्या होगा। और ये सबसे बड़ा बात है कि लोग कहेंगे हाइड्रोजन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर सबसे छोटा जगह आपके पास है तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस सबसे चिल है और उसमें प्रॉब्लम ये मतलब जनरली एक प्रोटॉन रहता है, तो न्यूट्रॉन शादी वो बहुत आराम से कर लेता है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि आप प्रोटोनियम लेते हैं, बम बम हाइड्रोजन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन आराम से आके आराम से टोक्यो ड्रिफ्ट मार सकता है, इसके अंदर घुस जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब तो आपके पास ड्यूटेरियम आ गया, सब चीज़ ठीक है, लेकिन बात है ड्यूटेरियम पे अब अगर कोई न्यूट्रॉन मतलब ज़बरदस्ती का थ्रीसम करने आ जाएगा तो ट्रिटियम बन जाएगा। अब ट्रिटियम से तो आपके दिमाग में रेड अलर्ट आ जाना चाहिए कि भैया ट्रिटियम तो बैटरी में यूज़ होता है, रेडियो एक्टिव बैटरी में, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन से रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ओ जी मैंने रोक दिया कोई टेंशन नहीं, ना जी ना, अब उसका क्या करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहा जाता है पानी बहुत अच्छा शील्ड है। और बाय द वे, यहाँ पे जैसे प्लूटोनियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन में ज़बरदस्ती का ठूँसते हो तो वो बनेगा लेकिन अनस्टेबल रहेगा, वो तुरंत इजेक्ट कर देगा। तो आप समझिए H3 बनेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। इसे सब ऑक्टो सेकंड में नापा जाता है, इसीलिए इसको जनरली प्रैक्टिकली बोलते नहीं है। फिर उसमें आप और ठूँस सकते हो, 4 तक ले जा सकते हो, फिर भी वो रिजेक्ट कर देगा न्यूट्रॉन। मतलब एक केस में वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, दूसरे केस में वो सीधा न्यूट्रॉन इजेक्ट करने लग जाएगा। फिर आप 5 ठूँस देते हो, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन बूम हुआ, बहुत कस के न्यूट्रॉन फ्लक्स निकला, वो इजेक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब एब्जॉर्ब करेगा लेकिन तुरंत डंप कर देगा। बोले भाई हम इतना नहीं समझ, हम थ्रीसम से आगे नहीं जा सकते कि भैया आपने डाल दिया 3 ठो डाल दिया, ढुचू ढुचू कर रहे हैं, 4 ठो ठूस रहे हो, 5 करो, 6 7 7 तक का हमारे पास टेस्टिंग डेटा है, इससे भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन घूम फिर के वही होगा कि डाल भी दोगे, थोड़ा देर रहेगा, निकल जाएगा। और ये थोड़ा देर कितना है, 1 सेकंड में बहुत बड़ी बात है। ये सब ऑक्टो सेकंड में नापते हैं, यानी 1 सेकंड माइनस कुछ जीरो उसके बाद, बहुत छोटा। तो वही समझिए हाइड्रोजन अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस रख के भूल जाओ। दूसरा पानी, काफ़ी बार सोचेंगे पानी अच्छा है, और हम लोग रिएक्टर को कैसे चिल मारते हैं, पानी से। पानी बहुत अच्छा है, लेकिन पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है। और ये अभी फुकुशिमा में जो हाइतोबा हो रहा है, रेडियो एक्टिव पानी हो गया ना, समस्या यही है, पानी दिक्कत बना देता है। तो और रहा बात की अगर ट्रिटियम वाला पानी, यानी जिस पानी में आपका हाइड्रोजन म्यूटेट होकर ट्रिटियम बन चुका है, उसे अगर आप मिक्स कर दिए किसी जगह, जैसे मान लीजिए नदी में गिर गया, उस पानी को आप साफ़ नहीं कर पाएंगे दोबारा, वो परमानेंटली कंटेमिनेटेड हो जाएगा। उस केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये इतना डाइल्यूट कर दो, जैसे कि बहुत थोड़ा सा समुंदर में डाल दो, तब वो होगा कि ये उतना डाइल्यूट हो, क्योंकि हर पानी में होता ही है। ट्रिटियम हर पानी में होता है, थोड़ा सा, बहुत कम, मतलब बहुत हाइपर सेंसिटिव आपके पास गाइगर काउंटर होना चाहिए, तो ही आप डिटेक्ट कर पाओगे। बैकग्राउंड रेडिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा रहता ही है लेकिन बहुत कम रहता है। तो ये आपको समझना है, पानी भी लॉन्ग टर्म में रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ऑक्सीजन भी नौटंकी करेगा, लेकिन जनरली चांसेस है ऑक्सीजन से पहले आपका मतलब हाइड्रोजन बोलेगा भाई हम ही शादी कर लेते हैं। और आपको पता ही है ड्यूटेरियम से हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। ओह बाय द वे, ड्यूटेरियम को आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गया पानी के साथ दिक्कत। और फिर ये समझिए हैवी एटम्स की भैया मैं लेड लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ। लेड सब बहुत बढ़िया है, यूरेनियम बहुत बढ़िया है आपका गामा रेस को रोकने के लिए। वो सबको बोले भैया हमारी इलेक्ट्रॉन क्राउड इतना बड़ा है कि भैया तुम चिल मार लो, बहुत बढ़िया है। न्यूट्रॉन के लिए वो उल्टा है। पहली बात, अगर यूरेनियम यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन उसको फ्यूजन करा सकता है और रन अवे नहीं होगा। ये समझना मुझे, रन अवे कराना बहुत मुश्किल चीज़ होता है, रन अवे नहीं होगा, लेकिन वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा और इतना आराम से एनर्जी डालेगा कि वो साफ कर देगा उस जगह को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शील्डिंग सबसे, मतलब ये ऐसा शील्डिंग है जिसमें आपको मैथमेटिक्स के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने बना दिया जी काम खत्म, नहीं। आपने बनाया सर इस पे क्या होगा, एक एलिमेंट के बाद दूसरा क्या होगा, दूसरे के बाद तीसरा क्या होगा, तीसरे के बाद चौथा क्या होगा, सब आपको आना चाहिए। यही है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन ये समझिए कि मैं बोलता हूँ कि फ्यूजन ऐसा नहीं कि इंसान नहीं बना सकता। हो सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद या 500 साल बाद हम लोग बना लें। लेकिन रहा बात कि आने वाले टाइम में, यानी कि नेक्स्ट 50 ईयर्स मान लीजिए अगर एग्जांपल लेते हैं, क्या ये सस्ता बना सकते हैं कि इसका एनर्जी यानी कि लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी वाइबल होगा सोलर से, विंड से या पूरा ग्लोबल ग्रिड से? नहीं। ऐसा कैसे, गारंटी कैसे दे सकता हूँ? गारंटी इसी बात पे, न्यूट्रॉन ये बहुत निकालता है। अगर आप न्यूट्रॉन निकालने का कोई भी यूनिट ले, कि 10 मेगावाट का प्लांट है, 100 मेगावाट का कोई भी यूनिट लेते हैं, फिजन में आपको 3 गुना कम न्यूट्रॉन फ्लक्स निकलता है। मतलब कितना न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है एकदम फंडामेंटल लेवल पे, वो ही कम है। तो अगर आप 3 गुना ज़्यादा न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको मैनेज भी तो करना सीखना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन ये करता है टंगस्टन को। जो आइटर आप देख रहे हो, आइटर के अंदर जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जो फर्स्ट वॉल जिसे कहा जाता है, वो वॉल को निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सर हो क्या रहा है, ये बन गया है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई, ये तो हस्ट पुश टॉप ग्रेड मटेरियल है, टंगस्टन है, क्या हो जा रहा है इसका? बात है, मैंने बताया न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से आप कन्फाइन नहीं कर सकते। कन्फाइनमेंट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कन्फाइन हो रहा है, न्यूट्रॉन तो इट्स लाइक आई डोंट केयर मैन, वो भिड़ के निकाल दिया। वो लिटरली स्ट्रिप कर रहा है, वो लिटरली भिड़ा, एक एटम इधर फेंका गया, एक एटम इधर फेंका गया, एक एटम इधर, ऐसे ऐसे एटॉमिक लेवल पे हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को फिजन में, यानी कि चेरनोबिल में या फुकुशिमा में या जितने भी प्लांट है, वो सब में दिक्कत क्यों नहीं होता न्यूट्रॉन से? क्योंकि वहाँ हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे हैवी वाटर ही क्यों ना हो। पानी का सबसे बड़ा फायदा है कि वो लिक्विड है, वो सॉलिड नहीं है, उसमें क्रिस्टल लैटर स्ट्रक्चर नहीं है, वो लिक्विड है। लिक्विड में अगर न्यूट्रॉन भिड़ता है और किसी चीज़ को एक्साइट कर देता है, पानी सिर्फ गर्म होता है। पानी इज लाइक ब्रो, आई एम हॉट ब्रो। पानी को कोई लेना देना नहीं, इसीलिए पानी से रिएक्टर ठंडा करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आप पानी नहीं डाल सकते ना, इसको वैक्यूम में रखना है और पूरी तरह से आइसोलेट रखना है। तो यानी न्यूट्रॉन पूरी तरह से खुला छूट मिल रहा है, कहीं नहीं भिड़ेगा, भिड़ेगा सीधे आपका फर्स्ट वॉल पे भिड़ेगा, ये बर्बादी कर देगा। ये करने के बाद पता चल रहा है सबको कि भाई ये दिक्कत करता है। और ये समझिए कि ओवर टाइम ये रिएक्टर्स जैसे हैं, जिसमें आप लोग जो भी आइटर का देखेंगे, वो दिखाया है अंदर रोबोटिक्स का व्यवस्था किया जा रहा है कि रोबोट कैसे जाएंगे, ऐसा क्यों है? रिएक्टर धीरे धीरे ये पूरा वॉल सब जाए, क्योंकि न्यूट्रॉन फ्लक्स इतना ज़्यादा हाई है कि सारा चीज़ रेडियो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ छोटा भी चीज़ टूटा, कोई इंसान है, ओ जी मैं दौड़ के जाऊँगा बना ना, वो अंदर अगर हाथ भी गया, हाथ गया सर, हाथ पूरा चला जाएगा या पूरा बॉडी ही चला जाएगा। बस समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ये पूरा रेडियो एक्टिव हो जाएगा, चाहे वाटर हो, चाहे टंगस्टन हो, चाहे कार्बन हो, हर चीज़ धीरे धीरे वो हो जाएगा। और होप जो है, होप मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा होप है इनका कि हम डिज़ाइन ऐसा बनाएं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स रखेबल, हर चीज़ ऐसा नहीं कि पहला ही न्यूट्रॉन से शादी करते ही वो रेडियो एक्टिव हो जाए। बहुत कार्बन के पास ही बहुत ऑप्शन है कि भैया हम C12 है, अभी भी ठीक ही है, C13 अभी भी ठीक ही है, समझ रहे हो, ऑप्शन है। तो बहुत सारे के साथ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक दो स्टेप ऊपर जाए। आयरन के साथ भी है, तो वो सबसे बनाने का पूरा कोशिश करें। लेकिन बातें बहुत सारे और भी चीज़ें, जैसे कॉपर, अगर इसमें आपको कंडक्शन चाहिए, कॉपर यूज़ करना पड़ेगा, कॉपर यूज़ करेंगे। या आप बोलोगे कि मैं सुपर कंडक्टर यूज़ करता हूँ, उसमें भी कॉपर रहता है, तो वो तो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। ये बहुत सीरियस समस्या है कि मतलब ये एम बहुत अच्छी बात है कि 100 साल बाद, मतलब रिएक्टर बंद कर दिया, 100 साल बाद ये अपने आप बैकग्राउंड लेवल तक हो जाएगा। 100 साल बाद, ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, 100 साल बाद। बहुत जगह मैं बहुत लोगों का देखता हूँ कि वो इसे रेडियो एक्टिव नहीं मानते कि इसमें रेडिएशन नहीं सर, इसका रेडिएशन बोल रहे, जब ये चालू है तो ये बाकी सारे फिजन रिएक्टर को बोलेगा भैया तुम बच्चे हो, हटो, तुम्हारे पास न्यूट्रॉन फ्लक्स नहीं है। इसका न्यूट्रॉन फ्लक्स इतना ज़्यादा है कि बोल रहे ना, टंगस्टन को तोड़ दे रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो टारगेट है, वो क्या वैसा हो सकता है? चांसेस बहुत कम है, सस्ते में नहीं हो सकता है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हर चीज़ को ये दो चीज़ से देखा था, क्या कर सकते हैं? फिजिक्स बोल रहा है हाँ, तो इकोनॉमिक्स क्या बोला ना, यही है। और ये दूसरा बात है कि जैसे आप फ्यूजन प्लाज्मा देख रहे हैं, प्लाज्मा में आपने पूरा सील कर दिया बम बम, लेकिन कोई भी प्लाज्मा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होने के बाद ऐसा कभी नहीं हो कि एक एक पार्टिकल रुक जाए। अब दिक्कत ये है कि उस टेम्परेचर पे, उस वेलोसिटी पे ट्रिटियम जो है पेनिट्रेट करता है, आपका कूलेंट वाटर जो है उस तक वो घुस जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कूलेंट वाटर आपका न्यूट्रॉन से रेडियो एक्टिव बन रहा है, वो तो हो ही रहा है,
उसके बाद बोनस आ रहा है कि सर अंदर से ट्रिटियम का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ट्रिटियम पेनिट्रेट करके घुस जा रहा है। ये इनको बाद में इसीलिए देखिए जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट के बारे में प्रोजेक्ट चल रहा है, साइड में बम बम साइज का डी ट्रिटियम प्लांट बनाया हुआ है कि भैया पानी को साफ करना है। क्योंकि बोल रहे ना बना तो देगा रेडियो एक्टिव, वो एक हेडेक है, उसके ऊपर है कि भैया पेनिट्रेट कर रहा है, यानी अंदर जो हो रहा है वो पेनिट्रेट करके चला जा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए फ्यूजन के बारे में हम ना जितना खुदाई करते हैं, जितना रिसर्च करते हैं, उतना समझ में आता है कि भैया ये तुरंत नहीं होने वाला। और जितना टाइम हमारे पास मतलब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम मान लीजिए, उतने टाइम में तो नहीं होगा। मगर मैं ग्लोबल वार्मिंग को टाइम देता हूँ 50 साल, क्या 50 साल में ये हो जाएगा? बनाने का मे बी कॉस्ट इफेक्टिव कतई नहीं। बोल रहे इसके लिए इतनी सारी रिसर्च बाकी है कि भैया हम बनाएंगे कैसे, हम कैसे रोबोटिक्स बनाएंगे, हम कैसे ऐसे मटेरियल बनाएंगे जो एक्चुअली टिक जाए, ऐसा ना हो जाए। अभी तक जवाब नहीं है किसी के पास, बस हम जी बनाएंगे। और बनाने के बाद जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बनाते हैं, उसको सर हमें थोड़ा डिले करना पड़ेगा। अरे क्यों? और सर जी कांच ब्लास्ट कर जा रहा है, और क्यों? और न्यूट्रॉन बहुत है। हम लोग को पता ही नहीं कि बोले इतना न्यूट्रॉन फ्लक्स निकलता ही नहीं था। इतना न्यूट्रॉन फ्लक्स आपका इसमें हो रहा है, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बोले फ्यूजन से हम लोग कंपेयर कर रहे थे, फ्यूजन तो चिल था। फ्यूजन बोलता है हम तो भूंज देंगे, तब पता चल रहा है अरे भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और डिटेल मैंने नीचे दे दिया है, साइंटिस्ट का दे दिया है, आराम से देख लीजिएगा। तो यही कारण है कि फ्यूजन उतना सस्ता नहीं हुआ और उतना सेफ नहीं हुआ जितना बस हो, क्योंकि अगर कोई इस पर मिसाइल मार दिया, ये अभी भी तबाही मचाएगा। और अगर ये पानी के पास है और किसी ने उसका ये ट्रिटियम वाला सिस्टम डैमेज कर दिया, खतरा है। और बाय द वे ये पूरा वॉल, पूरा मटेरियल सबको हैंडल करना होगा 100 साल के लिए। कहाँ से उसका पैसा आएगा? आप हैंडल सब कर सकते हो, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? हमको ये बता दिए, पैसा कौन दे रहा है? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन शील्डिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।